नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जो कि 13 दिसंबर 2024 का था और यह क्रिमिनल अपील नंबर 1699 ऑफ 2011 है, जिसमें अपीलेंट एक आईपीएस ऑफिसर हैं और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट पे कार्यरत थी और जो रिस्पोंडेंट है वो स्टेट ऑफ हरियाणा है। और इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोविजंस हैं एनडीपीएस के एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस किया है और यहाँ पर अपीलेंट ने कई ग्राउंड्स थे वो रेज किए थे और चैलेंज किया था स्पेशल जज एनडीपीएस ने जो ऑर्डर्स पास किए थे। तो उसमें एक ग्राउंड ये भी रेज किया गया था कि जो ऑर्डर जो दिया गया है वो प्री डिटरमाइंड मैनर में दिया गया है। तो आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या थी ये, क्योंकि एक लेंथी जजमेंट है, 39 पेजेस की है। तो इसमें इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स, सबमिशंस, कंसिडरेशंस, कंक्लूजन्स पे भी जो है वो बताया गया है जजमेंट में। और अब देखिए ये अपील थी वो चैलेंज की गई थी। एक ऑर्डर आया था 14 अक्टूबर 2010 का, जिसमें लर्नड सिंगल जज थे हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़। उन्होंने जो इनकी जो क्रिमिनल रिवीजन थी वो जो सिंगल जज ने डिसमिस कर दी थी, जो क्रिमिनल रिवीजन फाइल की थी अपीलेंट ने। और जो प्रेसिडिंग ऑफिसर हैं स्पेशल कोर्ट कुरुक्षेत्र के, उनके ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया था। और स्पेशल जज जो ऑर्डर था वो टाइप्ड और डिक्टेटेड ऑर्डर दिया था और जिसमें प्रोसीडिंग्स थी अपीलेंट की अगेंस्ट में जो ऑफेंसेस पनिशेबल हैं अंडर सेक्शन 58 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के तहत। तो वो एक सील्ड कवर में एक अपने ऑर्डर लिख के चले गए थे और जो उनके सक्सेसर आए थे, मींस ट्रांसफर से पहले जो के बाद जो एक सक्सेसर लर्नड स्पेशल जज आए थे कुरुक्षेत्र के, तो उन्होंने वो ऑर्डर जो है उनको दिया गया था। अब डिटेल्स क्या थे फैक्ट्स के वो हम देखते हैं। जो अपीलेंट है वो पोस्टेड थी एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पे कुरुक्षेत्र में 2004 से लेकर 2005 तक जो पीरियड का डेट्स बताए गए हैं। और 6 जनवरी 2005 को एक जो इंस्पेक्टर हैं और अदर पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो कि टी पॉइंट विलेज एक जीटी रोड में एक जगह बताई है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में एक गवर्नमेंट व्हीकल में जा रहे थे। तो उन्होंने पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो उनको सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली कि एक व्यक्ति है जो कि इन्वॉल्व है सेल ऑफ ओपीएम। ओपीएम एक एनडीपीएस एक्ट के अंदर आता है, पार्टी मीन्स मटेरियल होता है। और कहा कि ओपीएम जो है वो लार्ज क्वांटिटी की उनके पास है और उनको पकड़ा जा सकता है। तो इसकी जो इंफॉर्मेशन मिली थी, तो रेडिंग पार्टी जो थी वो उनके घर पे गई और वहाँ उस समय जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे उन्होंने स्पॉट पे पहुंचे और जो सर्च थी वो कंडक्ट की और जो जिनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी वो अपने घर के पास पाए गए और अपने आप को उन्होंने ब्लैंकेट में छुपा लिया और उनको वहाँ पकड़ लिया। और एक वाइट कलर्ड प्लास्टिक बैग था वो उनके राइट हैंड में पाया गया और प्लास्टिक बैग को सर्च किया गया तो ओपीएम की जो वजन था, वेट था, वो 8 किलोग्राम 700 ग्राम था, मीन्स 8.7 किलोग्राम था, वो रिकवर हुआ। और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी 2005 में रजिस्टर्ड हुई पुलिस स्टेशन जो कुरुक्षेत्र में एक जगह बताई है वहीं पर रजिस्टर्ड हुई। और जो ऑफेंसेस पनिशेबल थे उनके सेक्शन 18 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के तहत उन पर रजिस्टर्ड हुआ। और एफएसएल की जो रिपोर्ट आई हरियाणा की करनाल से, तो ये पाया है कि जो मटेरियल जो पाया गया है वो एक ओपीएम है। और 8 जनवरी 2005 को एप्लीकेशन थी वो फाइल की गई, जिनको अरेस्ट किया गया था उनके रिलेटिव ने फाइल की और उन्होंने क्लेम किया कि वो बेकसूर है और ओपीएम जो है वो प्लांट की है। कुछ व्यक्तियों के नाम बताए और साथ में ये बताया कि अपीलेंट इस केस में जो अपीलेंट है उन्होंने अपनी पावर्स एसपी के तौर पे यूटिलाइज की और कॉजनेंस लिया
एप्लीकेशन का और डायरेक्शंस दी डीएसपी को कि वो इंक्वायरी कंडक्ट करें। इंक्वायरी जब कंडक्ट की गई तो रिपोर्ट थी वो सेम डेट में ही सबमिट कर दी। वहां से ये रिवील्ड हुआ कि जिनको अरेस्ट किया गया वो एक इनोसेंट है और ओपीएम जो है वो प्लांट की थी। जिन व्यक्तियों के नाम बताए, उन 3 व्यक्तियों के नाम बताए थे, उन्होंने प्लांट की थी। अब ये रिपोर्ट जो थी वो अपीलेंट को नेक्स्ट डे भेजी गई 9 जनवरी 2005 को, और सेम डेट पे जो डिस्चार्ज रिपोर्ट थी वो जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था उनकी प्रिपेयर की गई। अब डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी 10 जनवरी 2005 में स्पेशल जज ने जज की कोर्ट में, लेकिन उसको डिसमिस कर दिया 20 जनवरी 2005 में। अपीलेंट को अब यहाँ पर अपीलेंट की ट्रांसफर हो गई 18 मार्च 2005 में और उन्होंने एज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस गवर्नमेंट रेलवे पुलिस हरियाणा में ज्वाइन कर लिया। अब जब इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हुई और फाइनल रिपोर्ट 173 सीआरपीसी के तहत जो फाइल की गई 24 मार्च 2005 में, फाइनल रिपोर्ट जो थी वो रिवील्ड करती थी कि ओपीएम जो है वो तीनों व्यक्तियों ने प्लांट की थी जिनका नाम बताया गया था। अब उनको अक्यूज्ड पर्सन्स बनाया गया। अब यहाँ पे जो जिनको पहले अरेस्ट किया था उन्होंने एक एप्लीकेशन डिस्चार्ज की फाइल की इस ग्राउंड्स पे कि उनका नाम फाइनल रिपोर्ट में नहीं है। जिनको अरेस्ट किया गया था, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया था, उन्होंने कहा कि मेरा नाम फाइनल रिपोर्ट में नहीं है, बल्कि 3 दूसरे व्यक्तियों का नाम था जिन्होंने एसपी जो हैं उन्होंने एक टीम बनाई थी और उन्होंने कहा था कि इंक्वायरी की जाए, तो उन 3 व्यक्तियों का नाम बताया गया था। लेकिन स्पेशल जज ने 27 सितंबर 2005 को उस व्यक्ति की डिस्चार्ज जो एप्लीकेशन लगाई थी उसे खारिज कर दिया और ऑब्जर्व किया कि जो कंडक्ट है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का वो सस्पिशियस है, और रिक्वेस्ट किया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा को और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंबाला रेंज को कि आप इंक्वायरी करें मैटर की, और क्योंकि कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ ओपीएम है वो इन्वॉल्व है और पुलिस ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं इस केस में, और जिसको डिस्चार्ज कराया जा रहा है प्राइम एक्यूज्ड को, क्योंकि 3 दिन के अरेस्ट के 3 दिन के बाद उनको अरेस्ट कराया जा रहा है। अब 27 सितंबर 2005 को रिपोर्ट सबमिट की और इसमें यही मेंटेन किया गया, मींस डीजीपी को भी भेजी गई, आईजी को भी भेजा गया, तो उन्होंने ये मेंटेन किया जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया था वो इनोसेंट है, और ओपीएम जो है वो प्लांट की थी 3 अक्यूज्ड में, जो क्योंकि उनकी प्री एग्जिस्टिंग एनिमिटी थी। अब ट्रायल कंडक्ट हुआ। ट्रायल जज ने अपनी फाइनल जजमेंट थी 22 फरवरी 2007 की, और उसमें अब उसी व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया और बाकी जो 3 व्यक्तियों का नाम था उनको एक्विट कर दिया। स्पेशल जज ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जो जजमेंट थी, अपनी जजमेंट में ऑब्जर्व किया कि जो स्टोरी जो थी जिसमें जिस व्यक्ति ने कहा था कि उसे इम्प्लीकेट किया गया है बाय 3 व्यक्तियों द्वारा, बाय सम सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स ने, और जिसमें अपीलेंट हेयर इन भी है, उन्होंने कहा कि ये जो स्टोरी जो है वो फॉल्स है, उनको अनकोटेड है, लेकिन शो कॉज नोटिस था वो इशू कर दिया कि क्यों ना प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 58 एनडीपीएस एक्ट के तहत क्यों ना इनिशिएट की जाए। मींस अपीलेंट के अगेंस्ट में एक एनडीपीएस 58 एनडीपीएस के तहत एक शो कॉज नोटिस था वो इशू कर दिया। अब यहाँ पर स्पेशल जज ने अपना ऑर्डर दिया 26 फरवरी 2007 को, और नोटिस भी दिया अपीलेंट को अंडर सेक्शन 58 एनडीपीएस एक्ट के तहत, और डायरेक्शन दी कि आप प्रेजेंट हों कोर्ट में 15 मार्च 2007 को। अपीलेंट जो थी वो लर्नर स्पेशल जज की कोर्ट केस में अपेयर हुई अपने काउंसिल के साथ, और मैटर को एडजॉर्न कर दिया 12 अप्रैल 2007 में, और कहा कि आप रिप्लाई है नोटिस का फाइल करें। रिप्लाई था वो फाइल किया अपीलेंट ने, लेकिन अपीलेंट ने शो कॉज नोटिस को भी चैलेंज किया। यहाँ पर अपीलेंट जो है एसपी, उन्होंने शो कॉज नोटिस था उसको चैलेंज किया। जो तारीख आई थी 26 फरवरी 2007 को, एक क्रिमिनल रिवीजन थी वो हाई कोर्ट में फाइल की, लेकिन उसे खारिज कर दिया, और ऑर्डर आया था उनका 19 मई 2008 को। अब ये ऑब्जर्व किया और प्राइम फेशिया ये ऑब्जर्व किया गया कि जब प्राइम फेशिया है जो एलिगेशंस लगाई गई हैं अपीलेंट के अगेंस्ट में, उसे नहीं कहा जा सकता कि वो फॉल्स है या फिर किसी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड के पर आधारित नहीं है, तो लेकिन ये क्लैरिफाई कर दिया कि उस ऑर्डर में जो लिखा गया है उसे जो कोर्ट हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया, जो उसे इससे इंटरप्रेटेड नहीं करना कि ये कोर्ट अपना ओपिनियन दे रही है मेरिट्स ऑफ द केस पे। नेक्स्ट डे 20 मई 2008 को लर्नर स्पेशल जज को इन्फॉर्म बताया गया कि जो डिसीजन हाई कोर्ट का क्या था, और मैटर को फिक्स कर दिया 22 मई 2008 को कि इसमें अपीलेंस की जो पर्सनल प्रेजेंस की आवश्यकता थी, और डीएसपी थे उनकी भी।
और 22 मई 2008 को अपीलेंट ने एक एग्जाम्पशन एप्लीकेशन थी वो फाइल की कोर्ट में कि पर्सनल एग्जाम्पशन दी जाए, क्योंकि उनको डायरेक्शंस दी है आईजी ऑफ पुलिस रेलवे एंड टेक्निकल सर्विस ने कि आप वो कोऑर्डिनेट करें इन्वेस्टिगेटिंग टीम जयपुर में एक कनेक्शन जो पहले एक समझौता एक्सप्रेस का जो केस था जो कि 13 मई 2008 में हुआ था। और स्पेशल जज ने ये ऑब्जर्व किया जो लेटर जो दिया गया है 20 मई 2008 को जो आईजी ने इशू किया है, जिसमें उनको डायरेक्शन दिया कि आप जयपुर जाएं, तो ये स्पेशल जज ने ये ऑब्जर्व किया कि ये इसलिए बनाया गया कि उनकी जो पर्सनल प्रेजेंस से बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए, नॉट बचने के लिए, अवॉइड करने के लिए। और इन द प्लेस ऑफ इट जो मैटर को प्लेस कर दिया जो 24 मई 2008 को, और डायरेक्शन दी कि आप उस तरीके को प्रेजेंट हो, और ये भी डायरेक्शन दी कि आप प्रूफ भी प्रोड्यूस करें जो आप विजिट कर रहे हैं जयपुर का 20 से 22 मई 2008 का। 24 मई 2008 की जब तारीख आई तब एक और एग्जाम्पशन एप्लीकेशन अपीलेंट ने फाइल की इस ग्राउंड में कि उसमें उन्होंने कहा कि वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं जो जयपुर में। अब यहाँ पर स्पेशल जज ने डिसमिस कर दी एग्जाम्पशन एप्लीकेशन को और एक बेलेबल वारंट इशू कर दिया अपीलेंट के अगेंस्ट। अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग रख दी 27 मई 2008। 26 मई 2008 को ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स ऑर्डर आया हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा का, और लर्नर्स जो स्पेशल जज थे जो केस की सुनवाई कर रहे थे अपीलेंट की, और ओरिजिनल एनडीपीएस केस भी जो है वो जो ओरिजिनल एनडीपीएस केस की सुनवाई करते हैं उनकी ट्रांसफर हो गई कुरुक्षेत्र से पानीपत एज एन एडीएसजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के तौर पे। 27 मई 2008 को एग्जाम्पशन एप्लीकेशन भी फाइल की, एक और एग्जाम्पशन एप्लीकेशन फाइल की और एडजॉर्नमेंट मांगी 1 वीक की इस ग्राउंड पे कि सम एजिटेशन कमेंस्ड हो गई है और जिसमें टारगेट किया जा रहा है रेलवे प्रॉपर्टीज को, और अपीलेंट जो कि एसपी हैं उनको डायरेक्शंस दी गई है कि सुपरवाइज करें और एक लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करें कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें पर्सनली। और स्पेशल जज जो थे 27 मई 2008 को उन्होंने डायरेक्शन दी कि आप नेक्स्ट डेट पे प्रेजेंट हो अलॉन्ग विद डीएसपी, और नेक्स्ट डेट 28 मई 2008 को एक और एग्जाम्पशन एप्लीकेशन मांगी कि 1 वीक की एग्जाम्पशन दी जाए जो अपीलेंट ने बताई थी कि इसी सेम ग्राउंड्स ऑफ एजिटेशन, ऑन सम ग्राउंड्स ऑफ एजिटेशन, जो एजिटेशन चली उसके आधार पे दी जाए। अब लर्नर स्पेशल जज ने एडजॉर्न कर दिया केस को नेक्स्ट डे 29 मई 2008 को, और कहा कि एग्जाम्पशन एप्लीकेशन में पर्सनल हियरिंग इज बीइंग सॉट, लेकिन अपीलेंट जो है वो अपीयर नहीं हो रही। अगर इवन वंस आफ्टर आप रिवीजन पिटीशन डिसमिस भी हो चुकी है हाई कोर्ट की, जो उनकी 19 मई 2008 को ऑर्डर आया था। अब 29 मई 2008 को लर्नर स्पेशल जज ने ऑब्जर्व किया कि अपीलेंट प्रेजेंट नहीं है और ना ही एग्जाम्पशन एप्लीकेशन फाइल किया है, और ये डायरेक्शन दी कि एक और चांस दिया जाता है पर्सनल हियरिंग के लिए, वो अपीलेंट को दिया जाता है। अगर अब ये अपेयर नहीं होंगे तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो कोई अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं करना चाहती, और मैटर को एडजॉर्न कर दिया नेक्स्ट डे 30 मई 2008 को। 30 मई 2008 को लर्नर स्पेशल जज ने ऑब्जर्व किया कि ना तो अपीलेंट आए ना ही कोई एप्लीकेशन फॉर एग्जाम्पशन थी वो फाइल की गई, और ऑरल ऑर्डर कुड बी प्रोनाउंस्ड, और जब ऑरल ऑर्डर प्रोनाउंस करने वाला किया जा रहा था तो ऑब्जेक्शन रेज की गई अपीलेंट के बिहाफ पे कि ऐसे जो सेंसिटिव मैटर्स हैं ऑर्डर्स प्रोनाउंस नहीं किया जा सकता जब रिसिप्ट हो जाए ट्रांसफर ऑर्डर बाय द जुडिशियल ऑफिसर। और लर्नर स्पेशल जज ने अपना जो प्लेस द टाइप्ड और डिक्टेटेड ऑर्डर था वो सील कवर में दिया था और मैटर को एडजॉर्न कर दिया 4 जून 2008 को। अब उस ऑर्डर को चैलेंज किया, 30 मई 2008 के ऑर्डर को चैलेंज किया कि अपीलेंट ने एक क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन थी वो फाइल की बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा एट चंडीगढ़। तो यहाँ पर एक अपीलेंट बोला जा रहा है कि अपीलेंट ने क्रिमिनल रिवीजन थी वो फाइल की थी। और अब यहाँ पर सिंगल जज जो हाई कोर्ट के थे उन्होंने अपना फाइनल ऑर्डर जो है 14 अक्टूबर 2010 को प्रोनाउंस किया और डिसमिस कर दी। ये एक और जो क्रिमिनल रिवीजन थी वो डिसमिस कर दी, और जो ऑर्डर था लर्नर स्पेशल जज का जो ऑर्डर आया था 30 मई 2008 को उसे अपील कर दिया, और फर्दर डायरेक्शन दी कि स्पेशल कोर्ट कुरुक्षेत्र जो है वो ओपन करेगी सील्ड कवर को 27 अक्टूबर 2010 को, और ऑर्डर को प्रोनाउंस करेगी, और फिर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ है उसे कैरिड ओवर करेंगी।
अपीलेंट को डायरेक्शन दी कि आप वो प्रेजेंट रहेंगी स्पेशल कोर्ट कुरुक्षेत्र में ऑन डेज फिक्स 27 अक्टूबर 2010 को। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ, डायरेक्टर जनरल ऑफ हरियाणा और होम सेक्रेटरी हरियाणा को डायरेक्शन दी कि इंश्योर करें कि उनकी प्रेजेंस मौजूदगी रहे जब वो 27 अक्टूबर 2010 को जब वो और डेट जो फिक्स की गई थी। अब इस जजमेंट को चैलेंज किया, जो फाइनल और जजमेंट ऑर्डर आया था 14 अक्टूबर 2010 को, उन्होंने अपीलेंट ने यहाँ पर क्रिमिनल अपील थी वो फाइल की। अब यहाँ पर कंटेंशंस रेज किए गए, वो सबमिशंस थे, लेकिन जब कोर्ट ने 26 अक्टूबर 2010 को जब सुनाई की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने नोटिस इशू किया और स्टे कर दिया ऑपरेशन ऑफ द फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर जो था 14 अक्टूबर 2010 का। उस ऑर्डर को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया। इस कोर्ट ने 16 अगस्त 2011 को लीव दे दी इस मैटर पे। अब सबमिशन सुनी गई। सबमिशन जो थे, जो सीनियर काउंसिल अपेयर हुए थे और अपीलेंट की साइड से, और एडिशनल एडवोकेट जनरल हुए थे रिस्पोंडेंट स्टेट की साइड से। सीनियर काउंसिल जो अपेयर हुए थे अपीलेंट्स में, उन्होंने सबमिशन ये दी कि जो फाइंडिंग्स थी लर्नर स्पेशल जज की, जो उन्होंने अपना जजमेंट एंड ऑर्डर दिया था 22 और 24 फरवरी 2007 को, जिसमें कन्विक्ट कर दिया था जिनको अरेस्ट किया गया था इंडिविजुअल को, और बाकी एक्विट कर दिया तीनों को। तो यहाँ पर बताया कि एडवर्स फाइंडिंग्स थी वो रिकॉर्ड की गई थी अपीलेंट के अगेंस्ट में, जो कि कॉन्ट्रेरी है टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। मीन्स एक इंडिविजुअल को जिनको पहले एक तो कन्विक्ट कर दिया, बाकी तीनों को रिलीज कर दिया, तो एक एडवर्स फाइंडिंग्स भी रिकॉर्ड की गई थी। उसमें कहा था ये वायलेशन है नेचुरल जस्टिस का। इसमें ये सबमिशन दी कि नोटिस भी नहीं दिया गया था अपीलेंट को कि जब एडवर्स फाइंडिंग्स आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसलिए जो फाइंडिंग्स जो रिकॉर्ड की गई है वो एक्सपार्टी के तौर पे रिकॉर्ड की गई थी। और सबमिशन ये कहा कि अब मेरिट्स पे भी उन्होंने सबमिशन दी कि जो फाइंडिंग्स थी वो टोटली अनवारंटेड है, और कहा कि जो अपीलेंट जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कुरुक्षेत्र में कार्यरत थी 21 मई 2004 से लेकर 18 मार्च 2005 में, और सबमिशन दी कि जो इस पीरियड में अपीलेंट ना तो एक पार्ट थी रेडिंग टीम की, ना ही सर्च टीम की, ना ही इन्वेस्टिगेशन टीम की, और जो कि जिसने ऑपरेशन में जिस इंडिविजुअल को अरेस्ट किया था 6 जनवरी 2005 को। और इसलिए सबमिशन दिए कि जब चार्जशीट भी फाइल की गई थी अक्यूज्ड पर्सन्स के अगेंस्ट में, उसके बाद ही अपीलेंट जो है वो जो चार्जशीट जो है वो फाइल की गई थी जब अपीलेंट की ट्रांसफर हो चुकी थी कुरुक्षेत्र से। तो यहाँ पर कहा कि किसी प्रकार का एक्ट और ओमिशन जो है वो एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता अपीलेंट के ऊपर, जो कि कवर्ड है सेक्शन 42, 43 और 44 एनडीपीएस एक्ट के तहत। और ये भी सबमिशन दी कि सिर्फ एक बैड एलिगेशंस लगा दी हैं अक्यूज्ड पर्सन्स ने एट द स्टेज ऑफ फाइनल हियरिंग। तो इशू ऑफ नोटिस इस प्रेमाइस पे कि अपीलेंट ने कमिट किया ऑफेंस अंडर सेक्शन 58 एनडीपीएस के तहत, वो सस्टेनेबल नहीं है। और फर्दर सबमिशन ये दिया कि जो स्पेशल जज हैं उन्होंने की जो फाइंडिंग्स है वो टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ उन्होंने कहा कि जो स्पेशल जज हैं वो उन्होंने स्पेसिफिक फाइंडिंग लिखी है कि कोई वायलेशन नहीं हुआ सेक्शन 42, 50 और 55 एनडीपीएस एक्ट का, और दूसरी साइड वो स्पेशल जज जो है वो नोटिस इशू कर रहे हैं अपीलेंट को और अदर ऑफिसर्स को कि आप नोटिस इशू कर रहे हैं ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 50 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के तहत। फर्दर सबमिशन दी कि जो अप्रोच थी लर्नर स्पेशल जज की जिसमें नोटिस इशू किया गया था सेक्शन 50 ऑफ एनडीपीएस एक्ट का, वो में सिर्फ 2 दिन के बाद किया गया था जब जजमेंट आई थी। जजमेंट एंड ऑर्डर आया था 22 और 24 फरवरी 2007 को। अब उसके बाद देयर आफ्टर रशिंग द प्रोसीडिंग्स को हरीड मैनर पे किया गया, और ये सब शो करता है कि जो लर्नर स्पेशल जज हैं वो प्री डिटरमाइंड थे कि अपीलेंट को कन्विक्ट करें। पहले से उन्होंने अपना विचार बना रखा था कि आप अपीलेंट को कन्विक्ट करना चाहते हैं। तो ये साथ में ये सबमिशन दे दी कि जो ऑर्डर था लर्नर स्पेशल जज का, जो कि एक सील्ड कवर में था और इस कोर्ट में द्वारा ओपन किया गया था बाय दिस कोर्ट में 24 अक्टूबर 2024 को, सबमिशन ये दी कि जो लर्नर स्पेशल जज हैं उन्होंने कंसिडर नहीं किया कि एग्जेम्पशंस जो है वो रिक्वायर्ड थी अपीलेंट को, क्योंकि अपीलेंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं परटेनिंग टू द लॉ एंड ऑर्डर कर रही थी। और शॉर्ट स्पैन ऑफ 10 दिन के अंदर ही लर्नर स्पेशल जज ने मैटर को एडजॉर्न कर दिया 7 डेज में। 7 डेज मैटर को एडजॉर्न कर दिया 7 डेज में, जो कि ये साबित करता है कि वो हरीड मैनर पे प्रोसीडिंग्स को चला रहे थे
और ये भी सबमिशन दिया कि जो कंडक्ट था लर्नर स्पेशल जज का, जिसमें डिक्टेट किया गया था ऑर्डर का, जब ट्रांसफर ऑर्डर इशू हो चुका था 26 मई 2008 को, एंड और उसको सील्ड कवर में रखा गया 20-30 मई 2008 को, तो ताकि इसे प्रोनाउंसमेंट की जा सके लेटर ऑन। तो ये साबित करता है कि उनका प्री डिटरमाइंड माइंड था लर्नर स्पेशल जज का। और साथ में ये सबमिशन दी कि जो पनिशमेंट है सेक्शन 50 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के तहत वो 3 साल से कम तक की है। और सेक्शन 36A सब पार्ट 5 एनडीपीएस एक्ट ये कहता है कि जो प्रोसीडिंग्स जो है अपीलेंट की जो कि ऑफेंस है पनिशेबल अंडर सेक्शन 58 के तहत, उसे एक समरी ट्रायल के तौर पे करना चाहिए जो कि लर्नड मजिस्ट्रेट करते हैं। और साथ में सबमिशन दी कि समरी ट्रायल जो है वो एज ए समन केस के तौर पे करना चाहिए और प्रोसीजर की आवश्यकता होती है जो सेक्शन 251 से लेकर 259 सीआरपीसी के तहत डिफाइंड है, उसको फॉलो करना चाहिए था। और लेकिन लर्नर स्पेशल जज ने जजमेंट जो थी वो कॉन्ट्रेरी थी प्रोविजंस के तहत, और इसलिए उन्होंने एक जजमेंट को भी साइड किया जो कि जजमेंट आई थी तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु की। और फर्दर सबमिशंस ये भी दी गई कि जो लर्नर स्पेशल जज हैं उनका जो प्रोसीजर था वो फुल ऑफ लैक्यूना था, और उन्होंने ये बताया कि ना तो कॉपीज दी गई पुलिस रिपोर्ट की, ना ही कोई जो डॉक्यूमेंट्स थे जो रेफर किए गए थे सेक्शन 207 सीआरपीसी के अंदर वो सप्लाई किए गए थे टू दी अपीलेंट। और जो अपीलेंट को ये भी नहीं कहा गया कि अंडर सेक्शन 251 के अंदर कि क्या वो प्लीड गिल्टी है कि नहीं है। तो ये सबमिशन थे कि ना तो प्रोसिक्यूशन विटनेस को एग्जामिन किया गया, ना अपीलेंट को कोई अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो क्रॉस एग्जामिन कर सके विटनेस को। और फर्दर ये सबमिशन ये भी दिया कि अपीलेंट को अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी गई कि एक्सप्लेन भी कर सके कि वो सर्कमस्टांसेस पे कि क्यों जो एविडेंसेस जो दिए जा रहे हैं वो क्यों उनके अगेंस्ट में, जो 313 सीआरपीसी में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है तो वो भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है कि क्यों ये एविडेंसेस इंक्रिमिनेटेड है अगेंस्ट हर। तो ऐसा भी उन्होंने यहाँ पर एक फर्दर सबमिशन दी। अब यहाँ पर फर्दर सबमिशन दी कि सिर्फ रोल था अपीलेंट का कि वो ये इतना यहीं तक ही सीमित था कि वो रिप्रेजेंटेशन जो उनको मिली थी वो अपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज को रेफर कर सके, फॉरवर्ड कर सके। तो ऐसे में उन्होंने अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज किया है, और इसलिए उनका जो एक्शन था वो बोनाफाइड एक्शन था, और जो कि सिक्योरली प्रोटेक्टेड है अंडर सेक्शन 69 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, जो कि रीड विद सेक्शन 76 ऑफ इंडियन पीनल कोड। और काउंसिल ने फर्दर ये सबमिशन भी दी कि अपीलेंट ने जो फाइंडिंग्स थी, अपीलेंट की जो जजमेंट आई थी, जो ऑर्डर आया था 22 और 24 2007 को, वो भी बिना किसी अपीलेंट को अक्यूज्ड बनाए एज एन एडिशनल अक्यूज्ड बनाए बिना ही उनके अगेंस्ट में फाइंडिंग्स रिकॉर्ड कर ली थी। मींस 2007 में जो ऑर्डर आया था 22 और 24 फरवरी को, तो उस समय अपीलेंट को अक्यूज्ड भी नहीं बनाया गया था, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो फाइंडिंग्स है वो रिकॉर्ड में ले ली गई थी। और जो प्रोसीजर था अडॉप्ट किया गया था लर्नर स्पेशल जज का, वो एक कॉन्ट्रेरी है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की एक जजमेंट आई थी सुखपाल सिंह खैरिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की। इस जजमेंट के अगेंस्ट में थी उनकी फाइंडिंग्स। और फर्दर सबमिशन ये भी दी कि लर्नर स्पेशल जज ने कॉजनेंस नहीं ले सकते थे जो कि पनिशेबल अंडर सेक्शन 58 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, क्योंकि एक सैंक्शन भी रिक्वायर्ड होती है गवर्नमेंट से लेने के लिए। कभी भी आप प्रोसिक्यूट कर रहे हैं तो उसमें एक सैंक्शन की आवश्यकता होती है 197 सीआरपीसी के तहत। तो यहाँ पर सैंक्शन भी नहीं लिया था, और इसके लिए उनको वो कॉजनेंस नहीं ले सकते थे अपीलेंट के अगेंस्ट में। फर्दर सबमिशन दी कि अपीलेंट जो है एक मेरिटोरियस ऑफिसर है और उनकी आउटस्टैंडिंग ग्रेडिंग है CR जो है, और एक प्रेसिडेंशियल मेडल की भी रेसिपिएंट है। तो स्टेट ने अपनी सपोर्ट किया स्टैंड को जो अपीलेंट ने लिया था, लेकिन स्टेट ने ये भी रिटायरेट किया कि अपीलेंट जो है उनको एक अटेंड करना था। अर्जेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, जो एक समझौता एक्सप्रेस से रिलेटेड जो इवेंट हुआ था, मींस एक इंसिडेंट हुआ था, तो उसमें एजुटेशन भी हुई थी, तो इसमें उनको उनकी रिक्वायरमेंट थी। और सबमिशन ये भी दिया कि वॉल्यूमिनस एविडेंस था वो अक्यूज्ड के अगेंस्ट में था, और जो 3 व्यक्ति जो आए थे और जिनको अक्यूट कर दिया था लर्नर स्पेशल जज ने, तो इनके अगेंस्ट में वॉल्यूमिनस एविडेंस था। सबमिशन दी कि स्टेट ने अपील भी किया है उनकी अक्विटल को चैलेंज करने के लिए, जो 3 जो अक्यूज्ड पर्सन थे, जो कि अभी पेंडिंग है हाई कोर्ट में। और साथ में ये सबमिशन दी जिस इंडिविजुअल को उठाया गया था मींस केस में इन्वॉल्व किया, मींस सबसे पहले जो उनको मींस वो
पकड़ा था जिन्होंने, तो उनको जो कन्विक्टेड जिनको कन्विक्ट भी कर दिया था, जबकि उन्होंने कहा था कि हमारी कोई चार्जशीट में नाम भी नहीं है, तो उनको कन्विक्ट भी कर दिया था। तो उन्होंने भी अपनी अपील फाइल की है कन्विक्शन अगेंस्ट दी बिफोर द हाई कोर्ट। तो मीन्स लंदन स्पेशल जज ने उन्होंने डिस्चार्ज किए बिना ही, मेरे से डिस्चार्ज तो किया नहीं था और कन्विक्शन कर दिया था। क्या उनकी ग्राउंड ये था कि उनको चार्जशीट जो फाइल की थी पुलिस में 3 लोगों का अक्यूट मीन्स नाम डाले गए थे, और उन तीनों लोगों को लंदन स्पेशल जज ने अक्विट कर दिया था, और जिनको कहा था इनका कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है, तो इनको डिस्चार्ज की एप्लीकेशन भी खारिज कर दी थी, और साथ में कन्विक्शन भी बाद में कर दिया गया था। अब यहाँ पर पार्टीज को असिस्टेंस के बाद अब कोर्ट ने मटेरियल्स जो प्लेस पे रिकॉर्ड पे आया था उसको एग्जामिन किया। अब कंसिडरेशन पे आए, पहला उन्होंने कोर्ट ने कंसिडर किया कि ये फाइंडिंग थी अपीलेंट की, वो जजमेंट और कन्विक्शन और अक्विटल ऑर्डर आया था 22 और 24 फरवरी 2007 का, उसकी जो फाइंडिंग्स थी वो यहाँ पर एग्जामिन की। और उस फाइंडिंग्स में जो ऑर्डर आया था स्पेशल जज को, उसमें ये था, और उसमें ये बताया गया था कि जो रीजंस जो दिए थे लंदन स्पेशल जज ने, उसमें ये कहा था कि जो प्रेजेंट अपीलेंट है और जो अदर पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज किया है अंडर सेक्शन 42, 43 एंड 44 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, और लेकिन वो बोनाफाइड मैनर पे एक्सरसाइज नहीं किया है। तो इसलिए सेवरल लीगल इन्फर्मिटीज जो है वो पॉइंटेड आउट हुई हैं। और इसमें यहाँ पर ये बताया कि जो फाइंडिंग्स थी स्पेशल जज की, उसमें काफ़ी लीगल इन्फर्मिटीज हैं जो कि कोर्ट ने अब नीचे बताई हैं। अब यहाँ बताया कि जो जजमेंट और ऑर्डर था 22 और 24 फरवरी 2007 का, जो लंदन स्पेशल जज ने दिया था, जो डिक्टेट किया था 30 मई 2008 को, और उसे सील्ड कवर में रखा गया था और प्रोनाउंस करने के लिए छोड़ दिया था कि जो सक्सेसर लंदन स्पेशल जज आएंगे। अब उसमें कहा कि ये ऑर्डर जो है वो अनसस्टेनेबल है, और इसका कई रीजन, एक रीजन से कई रीजंस हैं कि क्यों ये ऑर्डर जो है अनसस्टेनेबल है। अब यहाँ पे बताया कि ये पहला जो इस साथ में ये भी साथ में बताया कि ये ग्रेट वायलेशन भी था प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का। अब कोर्ट ने जो एनडीपीएस एक्ट है और सीआरपीसी के जो एक्ट की इंटरप्रिटेशंस किए, और अब यहाँ पर सबसे पहले जो सेक्शन था 36A सब पार्ट एफ जो एनडीपीएस एक्ट का, वो क्या कहता है वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया। जो 36A जो है वो कहता है कि ऑफेंसेस ट्रायबल बाय द स्पेशल कोर्ट्स, ये सेक्शन 36A है जो एनडीपीएस एक्ट का। अब उसमें एक 5th क्लॉज थी, उसमें ये था नॉटविथस्टैंडिंग, ये नॉटविथस्टैंडिंग जो है एक नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लास होती है, उसमें ये बताया था कुछ भी लिखा हो कोड में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, जो ऑफेंसेस जो होंगे इसमें पनिशेबल अंडर दिस एक्ट के अंदर होंगे, और उसकी जो टर्म होगी नॉट मोर देन 3 ईयर्स, जिसमें जो भी ऐसे ऑफेंसेस होंगे जिनकी सजा जो 3 साल से ज्यादा नहीं होगी, उसे समरली ट्राइड किया जाएगा। मींस वो जो केस जो चलेगा वो जो प्रोविजंस है सीआरपीसी के अंदर, जो समरी प्रोसीजर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। 36A सब पार्ट एफ ये कहता है। और अब सेक्शन 58 क्या कहता है उसके ऊपर प्रोविजंस के ऊपर देखा, और सेक्शन 58 था जो कहता है जो पनिशमेंट बताई गई है, जो वेक्सटिशियस एंट्री करेंगे, सर्च करेंगे या अरेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर कहा कि जो जिन पर्सन्स के पास पावर है सेक्शन 42, 43 और 44 के अंदर, अगर वो बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड या सस्पिशंस के सर्च करते हैं या फिर एंटर करते हैं या किसी भी बिल्डिंग के अंदर या कन्वेंस प्लेस के अंदर, या फिर वेक्सिटियसली या अननेसेसरी सीज्ड करते हैं किसी प्रॉपर्टी को, और इसके साथ प्रिटेंस के साथ कि वो सीज्ड कर रहे हैं नार्कोटिक्स, ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जिसे कॉन्फिस्केटेड करना चाहिए अंडर दिस एक्ट, और जो सीज्ड करते हैं किसी ऐसी डॉक्यूमेंट को, और या फिर वेक्सिटियसली अननेसेसरी डिटेन करते हैं, सर्च करते हैं, अरेस्ट करते हैं किसी को पर्सन को, तो उनमें जिसमें जो इम्प्रिजनमेंट की सजा का भी प्रावधान बताया, जो कि 6 महीने तक है विद फाइन, और जिसकी सजा जो है वो 1000 रुपए तक की है। तो ये सेक्शन 58 कहता है। साथ में जो पार्ट 2 है वो ये कहा गया है कि कोई भी पर्सन विलफुली और मैलिशियसली कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है और जिसकी वजह से अरेस्ट या फिर सर्च की जाती है किसी अंडर दिस एक्ट का इस्तेमाल इन्वोक करके, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो मैलिशियसली फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है उसकी सजा का प्रावधान भी बताया, वो 2 साल या उससे ज्यादा का है। 2 साल और विद फाइन है, मीन्स ज्यादा नहीं है, 2 साल और विद फाइन है, मीन्स 2 साल की सजा भी तक हो सकती है, या फिर फाइन हो सकता है, या फिर दोनों चीजें एक साथ हो सकती है। अब कोर्ट ने कहा कि हम इस प्रोविजंस को दोनों को पढ़ते हैं। सबसेक्शन पार्ट 1 सेक्शन 50 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, वो ये रिवील करता है कि किसी भी पर्सन को जो एम्पावर्ड है सेक्शन 42, 43 और 44, जब वो व्यक्ति बिना रीजनेबल ग्राउंड के या सस्पिशंस के
रीजनल ग्राउंड ऑफ सस्पिशियस के एंटर करता है, सर्च करता है, या फिर सर्च करता है किसी बिल्डिंग या कन्वेंस को, या फिर अननेसेसरी सीज करता है प्रॉपर्टी को, और जो इस प्रिटेंस के साथ कि वो सीज कर रहे हैं या फिर नार्कोटिक ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को या फिर अदर आर्टिकल्स को जिसको कन्फिस्केटेड करना चाहिए था अंडर दिस एक्ट। तो ऐसे में उनकी जो सीज की जाती है सेक्शन 42, 43, 44 अंडर दिस एक्ट, जो वेक्टिशियसली करते हैं या फिर अननेसेसरली डिटेन करते हैं, सर्च सीजर अरेस्ट करते हैं इस पर्सन को, तो ऐसे में उन पुलिस जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको सजा का प्रावधान बताया हुआ 6 महीने तक की सजा हो सकती है, जो कि सजा जो जुर्माना जो है वो 1000 रुपये तक का हो सकता है। और अगर कोई व्यक्ति पार्ट 2 को भी यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया, इसकी इंटरप्रिटेशन निकाली कि कोई व्यक्ति अगर मैलिशियसली जो है विलफुली जानबूझ कर मैलिशियसली झूठी इंफॉर्मेशन देता है, गलत झूठी इंफॉर्मेशन देता है, तो अगर उसकी वजह से कुछ अरेस्ट होती है या फिर सर्च होती है, जो ऑफिशियल्स इसके अंदर एक्ट का इन्वोक करते हैं पावर को, तो ऐसे में उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये सेक्शन 58 का इंटरप्रिटेशन निकाला। अब यहाँ पर कहा कि जो नोटिस जो दिया गया था लंदन स्पेशल जज ने अपीलेंट को और दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को, वो दिया था सेक्शन 58 सब पार्ट 1 और 2 ऑफ एनडीपीएस एक्ट में। अब यहाँ पर कहा कि जो प्रोसीडिंग्स जो हैं जो इनिशिएट की जा सकती है लंदन स्पेशल जज में द्वारा अपीलेंट के केस में, जिसकी जो सजा है वो 2 साल तक की हो सकती है, और सेक्शन 68 सब पार्ट 5 जो एनडीपीएस एक्ट है वो एक नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लास से बिगिन करता है, और उसमें ये कहा गया है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग, कुछ भी लिखा हो सीआरपीसी के तहत, तो ऑफेंसेस जो पनिशेबल होंगे इस एक्ट के अंदर उसकी जो सजा है 3 साल से ज्यादा तक की नहीं हो सकती है, और मींस जो सजा जो 3 साल से ज्यादा की नहीं हो सकती। तो ऐसे में जो सजा जो है वो मीन जो ट्रायल जो है वो समरली ट्राइड किया जाएगा, मीन समरली जो एक प्रोसीजर होता है, समरी प्रोसीजर होता है, उसके तहत इसमें प्रोसीडिंग्स चलानी पड़ेंगी। और अगर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाती हैं, अगर कोर्ट ने कहा कि अगर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट भी की जाती है अपीलेंट के अगेंस्ट में, तो ऐसे में जो ऑफेंस है 58 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के तहत, तो अपीलेंट को समरली ट्राइड करना चाहिए था, तो सिर्फ नोटिस देके नहीं कि नोटिस देके और सजा मींस ऑर्डर डिक्टेट कर दिया, तो कोर्ट ने कहा कि एक समरी प्रोसीजर के तहत उनके ऊपर एक कार्रवाई करनी चाहिए थी। और जो 3 जजेस की जो कोर्ट में तूफान सिंह की जजमेंट आई थी, उसमें कंसीडर किया था इस क्वेश्चन में कि जो ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट्स हैं अदर देन द पुलिस, और जिनके पास पावर है, जो पावर जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, और चैप्टर 14 ऑफ सीआरपीसी के अंदर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं क्या वो है कि नहीं है पुलिस ऑफिसर जो अंडर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो ये उस जजमेंट का बारे में बताया था। तो कोर्ट ने उसमें उस जजमेंट में आंसर ये दिया था कि जो पावर्स ऑफिसर्स हैं जिनके पास पावर्स है अंडर सेक्शन 53 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के तहत, वो पुलिस ऑफिसर कहलाएंगे, और विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। तो मींस अगर कोई वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं, मींस एविडेंस कन्फेशन लेते हैं, तो वो मान्य नहीं होगा कोर्ट या अदालत में। सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है, और उस जजमेंट के जो कंटेंट्स थे वो यहाँ रिप्रोड्यूस किए गए थे। अब यहाँ पर कहा कि जो जजमेंट के ऊपर कंटेंट्स के ऊपर ही यहाँ पर बताया, विश्लेषण किया है, और उसमें ये बताया कि जो स्टैट्यूटरी स्कीम थी, जो प्रोविजंस थे 36A सब पार्ट F ऑफ एनडीपीएस एक्ट के, जो प्रिस्क्राइब करते हैं किसी पर्सन को कन्विक्ट करना हो, मींस कन्विक्शन के जो प्रोविजंस बताए जा रहे हैं 58 ऑफ एनडीपीएस एक्ट में, अगर जो भी कन्विक्ट करना है तो पहले उसके ऊपर समरी प्रोसीजर चलाना पड़ेगा। और सेक्शन 260 ऑफ सीआरपीसी जो है वो प्रोवाइड करता है, जो उसके पास पावर है कोर्ट के पास कि किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास की, और जो भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं कि वो इसके अंदर मींस 260 के अंदर प्रोविजंस के अंदर वो समरी प्रोसीजर चला सकते हैं। और सेक्शन 262 सीआरपीसी प्रोवाइड करता है जो प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन दिस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर कि समन केसेस जो हैं वो फॉलोड किए जाएंगे, और डिटेल प्रोसीजर जो समरी केसेस का है वो अंडर सेक्शन 251 से लेकर 259 ऑफ सीआरपीसी के अंदर डिफाइंड है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि लर्नर स्पेशल जज ने जो प्रोसीडिंग्स थी वो कंडक्ट नहीं की थी अपीलेंट के अगेंस्ट में, जो कि पनिशेबल था अंडर सेक्शन 50 ऑफ एनडीपीएस एक्ट के तहत। और जो प्रोसीजर जो रिक्वायर्ड था अंडर चैप्टर 20 ऑफ 2 जिसमें प्रोविजंस थे 251 टू 256 ऑफ सीआरपीसी, वो भी नहीं फॉलो किए गए थे। तो जिसमें पूछा जाता है कि आप गिल्टी हैं कि नहीं है, तो ऐसा भी प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया था। अब बी पार्ट पे आए, वो गुड फेथ के ऊपर आए हैं। सेक्शन 69 ऑफ एनडीपीएस एक्ट जो है वो बताता है कि कोई प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। इसमें बताया गया है कि कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन या लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर
और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर के ऊपर नहीं चलाई जा सकती जब तक वो अपनी पावर्स जो हैं वो अपनी जो डिस्चार्ज कर रहे हैं ड्यूटीज को और इस एक्ट के अंदर कर रहे हैं और जो गुड फेथ पे काम कर रहे हैं और उनकी मंशा जो है वो गुड फेथ के अंदर आ रही है, तो ऐसे में ये सेक्शन 69 एनडीपीएस जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और अदर ऑफिसर्स को, और जो अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं पावर को या फिर डिस्चार्ज कर रहे हैं फंक्शंस को या फिर ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं इस एक्ट के अंदर, तो इसमें उनको इम्यूनिटी है सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर। तो यहाँ पर इस कोर्ट में एक जजमेंट भी आई थी जनरल ऑफिसर कमांडिंग राष्ट्रीय राइफल्स वर्सेस सीबीआई की, तो उस जजमेंट के भी कुछ कंटेंट्स हैं यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और यहाँ पर पाया है कि कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि कि कोई भी काम किया गया हो ड्यू केयर अटेंशन के साथ जो कि मैलाफाइड नहीं है, मींस गलत इंटेंशन इरादा से नहीं किया गया है, और ऐसे में उस सबको एक्ट जो केयर अटेंशन के साथ किया गया है तो ऐसे उसे प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो उन्होंने एक कार्य जो है वो गुड फेथ पे किया है। और जब तक ये ऐसे में उनमें जो भी कार्य किया जा रहा है उस कार्य में उनका कोई पर्सनल इलविल या मैलाइस ना हो या फिर कोई इंटेंशन ना हो, मींस स्कैंडलाइज करने के लिए या मैलिग्नेंट करने के लिए। तो साथ में बताया है कि ये गुड फेथ और पब्लिक गुड जो है वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, उसे प्रूव किया जा सकता है अगर आप एविडेंस को डिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर बताया कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी परफॉर्म करना अगर जो गुड फेथ पे कर रहे हैं और या फिर मींस जो या फिर अपनी एक्सरसाइज जो मींस जो कि जिनको पावर दी गई है एक्सरसाइज करने के लिए तो अंडर रेलेवेंट प्रोविजंस पे कर रहे हैं तो उनको प्रोटेक्शन दी गई है अंडर इम्यूनिटी क्लॉज में। और ये डिपेंड नहीं करता है कि फैक्ट्स ऑफ हर केस के ऊपर कि या फिर वो एक मैटर ऑफ किसी प्रकार का हाइपोथेसिस होगा। तो ये इस प्रोविजन से बताया है कि यहाँ पर कोर्ट ने फर्दर भी ऑब्जर्व भी ये किया था उस केस में कि गुड फेथ मीन्स ये होता है कि एक प्रकार का जेन्युइन बिलीफ या फिर कमांड देना एक लॉयल परफॉर्मेंस का, और ये भी हेल्ड किया था कि जो प्रोविजंस है इम्यूनिटी क्लॉजेस के वो बने हैं प्रोटेक्ट करने के लिए ऑफिसर्स को इस प्रिजम्पशन के साथ जो एक्ट परफॉर्म किया गया गुड फेथ पे वो फ्री फ्रॉम मैलाइस है और इल विल के साथ है। तो ऐसे में कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि कोई भी प्रकार का रॉन्ग या फिर डिसीजन जो अपेयर होता हो इनकरेक्ट हो या फिर कोई जरूरी नहीं कि वो नेसेसरी मैलिशियस एक्ट हो या फिर डिसीजन के साथ हो, तो ऐसे में ये कोर्ट ने हेल्ड किया कि ऐसे में जो प्रिजम्पशन ऑफ गुड फेथ है वो डिसलॉज तभी की जा सकती है अगर कोई कॉजेंट और क्लिंचिंग मटेरियल हो और जिससे वजह से ऐसे में कंक्लूजन्स नहीं ड्रॉन की जा सकती। अगर गुड फेथ अगर कोई भी ड्यूटी की गई है गुड फेथ पे उसमें प्रिज्यूम किया जाता है कि वो उन्होंने जो अपनी पावर्स का जो एक्सरसाइज किया है वो अंडर द स्टैट्यूट में किया है। तो यहाँ पर ये हेल्ड किया कि जो मटेरियल जो है और या फिर इम्प्यूट करना कि एक अनरीजनेबल मोटिव था इसमें, तो ऐसे में जो इम्यूनिटी क्लॉज है वो ली जा सकती है। तो इसमें बताया अगला पॉइंट बताया वॉयलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर जजमेंट को कोर्ट ने कहा कि हम इससे परस्यू करते हैं 22 और 24 फरवरी 2007 को वो रिवील करती है कि एलिगेशंस थी प्रेजेंट अपीलेंट के साथ वो फर्स्ट टाइम 3 अक्यूज्ड के अगेंस्ट में लगाई थी जिनको एक्विटल कर दिया गया था लर्नर स्पेशल जज ने। और 49 का जो पैराग्राफ था वो ये बताया हुआ 49 के पैराग्राफ को यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया हुआ पूरा, और यहाँ पर बताया कि जब रिकॉर्ड करते समय लर्नर स्पेशल जज ने ये फाइंडिंग्स थी सेक्शन पैरा नंबर 50 में जो कि रिप्रोड्यूस की गई थी, वो ये साफ क्लियर था कि लर्नर स्पेशल जज ने फाइंडिंग्स जो है अपीलेंट और अदर पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट में ले ली थी बिना किसी नोटिस को इश्यू किए हुए, और फैक्ट्स थे इस प्रेजेंट केस में वो भी सिमिलर है। एक पहले भी एक जजमेंट आई थी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स वर्सेस बाबू चक्रवर्ती की। उस केस में क्या हुआ था कि अक्यूज्ड पर्संस को कन्विक्ट कर दिया था जो ऑफेंस है पनिशेबल अंडर एनडीपीएस एक्ट के तहत, और उसमें अपील भी प्रेफर की थी, लेकिन कोर्ट ने जब अपील को जब अलाउ किया था तो हाई कोर्ट ने इस कई सेवरल स्ट्रिक्चर्स और ऑब्जर्वेशंस थी वो 2 ऑफिसर्स ऑफ वेस्ट बंगाल जो आईपीएस कैडर के थे उनके अगेंस्ट में दे दी थी। तो इस केस में भी एलिगेशन जो है वो ऑफिसर्स के अगेंस्ट में दी गई है जो कि एक वायलेशन है प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 42 एनडीपीएस एक्ट के तहत। और कोर्ट ने जब अदर जजमेंट को भी जो अदर अर्लियर जजमेंट्स को भी कंसिडर करते हुए ये ऑब्जर्व किया कि जो उसके कंटेंट से जजमेंट के पैरा नंबर 30 के यहाँ पर रिप्रोड्यूस किए हैं, और
लर्नर स्पेशल जज ने बिना नोटिस दिए मींस अपीलेंट को सिर्फ आर्गुमेंट्स के बेसिस पे और एडवांस स्टेज ऑफ फाइनल हियरिंग जो मैटर में था, तो उसमें उन्होंने एक एडवर्स ऑब्जर्वेशन है वो अगेंस्ट में रिकॉर्ड कर ली थी, जो कि एक फाइंडिंग्स थी वो गिल्टी ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड थी। मींस पूरा फाइंडिंग्स जो थी वो गिल्टी ऑफ ऑफेंस था, जो कि पनिशेबल अंडर सेक्शन 50 ऑफ एनडीपीएस एक्ट है। और जब देते समय कोई भी नोटिस या फिर कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी थी, जो ना उनसे उनका पक्ष सुना गया था। तो ऐसे में एक बताया कि जो जजमेंट और ऑर्डर था, जो कन्विक्शन जो एक्विटल रिकॉर्ड की गई थी 22 और 24 फरवरी 2007 को, वो 2 दिन के बाद ही मींस 2 दिन के अंदर ही नोटिस जो है सेक्शन 50 एनडीपीएस एक्ट के तहत वो अपीलेंट को इशू कर दिया था ऑन 26 फरवरी 2007 को। अपीलेंट ने उस नोटिस का रिप्लाई देते समय अपीयर भी हुई थी इस लर्नर स्पेशल जज के समक्ष 15 मार्च 2007 को और 12 अप्रैल 2007 को, और फिर उसमें उन्होंने रिप्लाई भी दिया था। और मीन टाइम अपीलेंट ने अप्रोच भी किया था हाई कोर्ट को, और उन्होंने चैलेंज भी किया था शो कॉज नोटिस को, जो 26 फरवरी 2007 को था। हाई कोर्ट ने अपना जो ऑर्डर था 19 मई 2008 को मींस एंटरटेन रिवीजन पिटीशन जो अपीलेंट ने दी थी उसको एंटरटेन नहीं किया था, और ये ऑब्जर्वेशन भी ली थी कि लर्नर स्पेशल जज ने कंस्ट्रूड नहीं किया है, मिस इंटरप्रिटेड नहीं किया है किसी एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द मैरिट्स ऑफ द मैटर। तो यहाँ पर रिवीजन जो है एंटरटेन नहीं की थी और अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी कि, और उसके नेक्स्ट डे ही जब ऑर्डर आया था हाई कोर्ट का, तब स्पेशल जज हैं उन्होंने प्रोसीड कर लिया था मींस मैटर को, जो हेयरिंग जो है वो लाइटनिंग की स्पीड से प्रोसीड करना चालू कर दिया था। 10 दिन के अंदर ही 20 मई 2008 से 30 मई 2008 को के अंदर ही लर्नर स्पेशल जज ने जो डायरेक्शन दी थी मैटर को, 7 डेट्स दी थी, मींस 7 दिन डेट्स पे मैटर को हर्ड किया था। डायरेक्टेड द मैटर की ये डायरेक्शन दी थी कि मैटर जो है 7 दिन के अंदर ही सुना जाएगा। और ट्रांसफर ऑर्डर आया था 26 मई 2008 को, और लर्नर स्पेशल जज को इमीडिएटली अपनी रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी जो पोस्ट और चार्ज को, और लेकिन लर्नर स्पेशल जज ने जो मैटर था वो 27 मई 2008, 28 मई 2008, 29 मई 2008 और फाइनली 30 मई 2008 को मैटर को रखा था। और इस दौरान अपीलेंट को डायरेक्शन दी थी कि वो कि सुपरवाइज करें, और इसी पीरियड में अपीलेंट को डायरेक्शन दी थी कि वो सुपरवाइज करें और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर करें जो सिचुएशन डिटेरियोरेट हो गई थी, इसके किसी प्रकार की एक सम एजिटेशन हुई थी, जो कि नोटिस ऑफ स्पेशल लर्नर स्पेशल जज की नोटिस में भी लाया गया था। लेकिन 30 मई 2008 को स्पेशल जज ने प्रोसीड किया था और डिक्टेट किया था कि टाइप ऑफ ऑर्डर, और मैटर को एक सील्ड कवर में रखा था। और यहां से क्लियर हो जाता है कि लर्नर स्पेशल जज ने एक कंप्लीट गुड बाय कर दिया था सारे प्रिंसिपल्स का, जो कि नेचुरल जस्टिस के सारे प्रिंसिपल उसको गुड बाय कर दिया था। तो ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जज जो है, जस्टिस जो है वो नॉट ओनली बी डन बट आल्सो सीम्स टू बी डन। जो जस्टिस जो है वो सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि दिखाई भी देना चाहिए कि जस्टिस हुआ है। तो ये एक रेलिवेंट जो पैसेज का एक जैकोल्सन नेचुरल जस्टिस का एडिशन था 1980 का, वो यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया है। और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस पे। और एक कोर्ट ने एक पीडी दिनाकरन वर्सेस जजेस इंक्वायरी कमेटी एंड अदर्स का भी एक केस का रेफरेंस दिया, उसकी ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पर लिखी जो पैरा नंबर 41 पे थी और 42, 43 पैरास पे थी। अब कंक्लूजन्स पे आते हैं। यहाँ पर मैटर जो था हाई कोर्ट में गया था रिवीजन में, और हाई कोर्ट ने अपने इम्प्यून जजमेंट और ऑर्डर पे इंटरफेयर करने से मना कर दिया था, और ऑर्डर जो अपहेल्ड कर दिया था, अपहेल्ड द ऑर्डर डेटेड 30 मई 2008 को, और नीचे की कोर्ट का जो स्पेशल जज की कोर्ट का था ऑर्डर उसको अपहेल्ड कर दिया था। अब स्पेशल जो इम्प्यून जजमेंट और ऑर्डर था वो की स्टे कर दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को, जो कि 26 अक्टूबर 2010 का था। अब यहाँ पर उन्होंने सील्ड कवर जो है ओपन खोला था 24 अक्टूबर 2024 को, ऑर्डर को परस्यूट किया था जो कि 30 मई 2008 को दिया गया था। लगभग देख लीजिए जो 16 साल से ज्यादा का समय लग गया था इस दौरान भी, और जो कि पास किया गया था लर्नर स्पेशल जज ने। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि लर्नर स्पेशल जज ने एक प्री डिटरमाइंड मैनर पे कार्य किया था। अब जजमेंट और ऑर्डर जो था कन्विक्शन और एक्विटल का, वो आया था 22 और 24 मई फरवरी 2007 को, जो कि चैलेंज किया गया था
स्टेट द्वारा, और जो जिस इंडिविजुअल को पकड़ लिया था घर से, तो उन्होंने भी अपनी अपील में अपना कन्विक्शन को चैलेंज किया था, और अपील थी वो एडमिट कर ली गई थी। और यहाँ पर स्पेशल जज ने ऑब्जर्व किया कि जो जजमेंट और ऑर्डर था कन्विक्शन का, वो 22 और 24 फरवरी 2007 का था, उसे चैलेंज नहीं किया गया था और वो फाइनल हो गया है। लेकिन ये रिफ्लेक्ट्स करता है नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, और इसलिए जो ऑर्डर था 30 मई 2008 का, जो लर्नड स्पेशल जज ने दिया था, उसको अब सेट असाइड कर दिया इस ग्राउंड पे। तो ये भी ऑर्डर आया था 2008 में। तो अब जो है 2024 का चल रहा था ईयर, तो अब यहाँ पे बताया कि 2008 का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया, और यहाँ पर ये ऑर्डर्स पास किए, अपील्स थी उसे अलाउ कर दिया। और जो जजमेंट ऑर्डर था 14 अक्टूबर 2010 का, जो कि हाई कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन में दिया था, उसको क्वैश कर दिया और सेट असाइड कर दिया। और ऑब्जर्वेशन जो थी लर्नर स्पेशल जज की, जो जजमेंट और ऑर्डर आया था कन्विक्शन और अक्विटल का 22 और 24 फरवरी 2007 का, जो पैरा नंबर 4950 का था, उसका भी क्वैश कर दिया, सेट असाइड कर दिया। जो नोटिस इशू हुआ था लर्नर स्पेशल जज ने 26 फरवरी 2007 को अपीलेंट को अंडर सेक्शन 58 ऑफ एनडीपीएस एक्ट, और सारी सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स थी, जो ऑर्डर भी डिक्टेट किया गया था और टाइप किया गया था 30 मई 2008 को बाय द लर्नर स्पेशल जज ने, उसको क्वैश कर दिया और सेट असाइड कर दिया। और पेंडिंग एप्लीकेशन थी वो सबको डिस्पोज कर दिया। और ये जजमेंट आई थी ऑनरेबल 3 जजेस की बेंच थी 13 दिसंबर 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।